नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु एक महान राजनीतिक विचारक जिसने अपने विचारों के माध्यम से राजनीति व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अरस्तु के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करते हुए दास प्रथा के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु ने दास प्रथा को पूर्ण समर्थन देते हुए समाज के लिए आवश्यक माना। सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करते हुए दास प्रथा में पूर्ण समर्थन, पूर्ण आस्था व्यक्त की है। और अरस्तु के समय दास प्रथा एक सामान्य प्रथा थी। उस समय नगर राज्यों में दास प्रथा को सामान्य सामाजिक व्यवस्था के तौर पर देखा जाता था। अतः अरस्तु ने भी उस समय की व्यवस्थाओं, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दास प्रथा के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। अरस्तु का मानना है कि दास प्रथा के माध्यम से, दासों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित किया जा सकता है। कृषि संबंधी कार्य, आर्थिक उत्पादन से संबंधित कार्य, विभिन्न प्रकार के शारीरिक श्रम वाले कार्य इन दास व्यक्तियों से कराए जा सकते हैं। साथ में युद्ध में पराजित व्यक्तियों, युद्ध में हारे व्यक्तियों को भी दास के रूप में स्वीकार किया गया। उन्हें दास बनाया जाता था। अतः अरस्तु ने दास प्रथा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए दास प्रथा के प्रति पूर्ण समर्थन व आस्था व्यक्त किए। और इसके प्रति अरस्तु ने यह भी माना कि समाज में दास प्रथा क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे क्या औचित्य है, क्या कारण है कि समाज में दास प्रथा होनी चाहिए। वो कारणों पर भी अरस्तु ने चर्चा की है। पहला, दासता प्रकृति की। अरस्तु का मानना है कि ये समाज में जो दो वर्ग हैं, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग या स्वामी वर्ग या दास वर्ग, ये इस प्रकृति की देन है। समाज दो वर्गों में विभाजित है और ये दो वर्ग गुणों के आधार पर विभाजित है। बौद्धिक योग्यता और गुणों के आधार पर समाज दो वर्गों में विभाजित है और शारीरिक और मानसिक आधार पर सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। ये जो असमानता है, एक वर्ग जो बुद्धिशाली हो, विवेकशील हो, और दूसरा जो शारीरिक रूप से मजबूत हो लेकिन उसमें बुद्धिहीन हो, वह मानसिक रूप से कमजोर हो। तो समाज जो दो वर्गों में विभाजित है, व्यक्ति जो दो वर्गों में विभाजित है, ये प्रकृति की देन। दासता प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी। अरस्तु का मानना है कि स्वामी वर्ग और दास वर्ग दोनों व्यक्तियों के लिए, दोनों वर्ग के लिए दास प्रथा आवश्यक है। स्वामी वर्ग जो बुद्धिशाली हो, विवेकशील हो, उन्हें समय समय पर विभिन्न कार्यों के करने के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है। अतः उन्हें अवकाश देने के लिए, आर्थिक क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए, शारीरिक श्रम के लिए दास प्रथा आवश्यक है। जबकि दास वर्ग के लिए, उन्हें पूंजी के लिए, आर्थिक अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए, अपनी जीविका उत्पादन के लिए उन्हें दास प्रथा आवश्यक है। दासता नैतिक है। अरस्तु का मानना है कि जो दास प्रथा है वह नैतिक रूप से उचित है, क्योंकि दास प्रथा के माध्यम से अरस्तु का मानना है कि समाज में जो दो वर्ग हैं, एक वर्ग जो बुद्धिशाली हो, विवेकशील हो, दूसरा वर्ग जो शारीरिक रूप से कमजोर हो, बुद्धिहीन हो, वह निरंतर रूप से बुद्धिशील व्यक्तियों के पास में से संपर्क करके अपने गुणों का विकास कर सकता है। अर्थात दास वर्ग स्वामी वर्ग से संपर्क करके अपने गुणों का विकास कर सकता है। अतः नैतिक आधार पर दास प्रथा होनी आवश्यक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व के लिए अरस्तु का मानना है कि दास वर्ग के माध्यम से जो एक बहुसंख्यक वर्ग है, बड़ा वर्ग है, वह विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है, श्रम संबंधित कार्य करता है, श्रमिक कार्य करता है, आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित कृषि, अर्थव्यवस्था से संबंधित उत्पादन की विभिन्न श्रमिक संबंधी कार्य दास वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। और ये जो कार्य हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होते हैं। अतः दास प्रथा होनी आवश्यक है। दासता संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक। अरस्तु का मानना है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति, उच्च वर्ग, जो स्वामी वर्ग है, जो बुद्धिशील व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति है, जिनके पास में बुद्धि अधिक है, उन्हें अवकाश की आवश्यकता होती है। संपूर्ण समाज में इन वर्ग को समय समय पर अवकाश की आवश्यकता होती है। संपूर्ण समाज को स्थापित करने के लिए दास प्रथा का होना आवश्यक है।
अगला, युद्ध का आधार। अरस्तु का मानना है कि युद्ध में पराजित व्यक्तियों को वैधानिक दृष्टि से दास बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय एक सामान्य प्रथा थी और अरस्तु के समय जो नगर राज्य होते थे वो एक दूसरे पर आक्रमण करते थे और पराजित व्यक्तियों को दास बनाते थे। अतः वैधानिक तौर पर यदि देखा जाए तो युद्ध में हारे व्यक्तियों, बंदी व्यक्तियों को दास बनाया जाना चाहिए। अरस्तु दासता के संबंध में मानवीय व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करता। अरस्तु का मानना है कि समाज में दो वर्ग स्थापित हैं, एक उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग जो दास के रूप में देखा जाता है। उच्च वर्ग वह वर्ग है जो बुद्धिशील हो, विवेकशील हो, और निम्न वर्ग जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर हो। अतः अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक रूप से उचित माना। दास प्रथा के समर्थन में ये भी बात कही है कि नैतिक रूप से दास प्रथा का होना आवश्यक है। दास नैतिक दृष्टि से स्वामी वर्ग के संपर्क में रहकर अपने गुणों का विकास कर सकते हैं। दास प्रथा के होने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। समाज के लिए भी दास प्रथा का होना आवश्यक है। अरस्तु ने मानवीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दास प्रथा के समर्थन में विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु के द्वारा दासता संबंधी विचार जो प्रस्तुत किए हैं उनमें कई प्रकार की कमियां हैं। निश्चित तौर पर यदि हम देखें तो दास प्रथा उस समय की व्यवस्थाओं, तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के अरस्तु ने जो विचार प्रस्तुत किए उन विचारों में विभिन्न प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की आलोचना। दासता प्राकृतिक नहीं। अरस्तु ने प्राकृतिक रूप से दासता के संबंध में समर्थन व्यक्त किया, जबकि प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो सभी व्यक्ति समान होते हैं। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समानता का दर्जा दिया है, न कि समान समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है। अतः प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो अरस्तु के विचारों में बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। मानव समूह का विभाजन। अरस्तु का मानना है कि समाज दो वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग वह है जो बुद्धिशाली हो, विवेकशील हो, दूसरा वर्ग मानसिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से कमजोर है। अतः समाज को, व्यक्ति को दो वर्गों में विभाजित किया है, जो गलत है। विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। अरस्तु के द्वारा स्वामी वर्ग और दास वर्ग को जो विभाजित किया गया है गुणों के आधार पर, उन गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, न ही कोई ऐसा यंत्र है कि वो व्यक्ति में ये डिसाइड करे, ये निश्चित करे कि किस व्यक्ति के पास में कौन सा गुण मौजूद है, वो व्यक्ति अधिक बुद्धिशाली है या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर है। तो अरस्तु के जो समाज को दो वर्गों में विभाजित करने वाले विचार हैं वह उचित नहीं बैठते हैं, नहीं उनका कोई औचित्य सिद्ध होता है। अगला, अव्यवस्था और उपद्रव के कारण। यदि समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाएगा और एक वर्ग को समाज में निम्नता का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो समाज में अव्यवस्था रहेगी, कभी भी उपद्रव हो सकता है। साथ में जो दास वर्ग है ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग है। यदि उन्हें असमानता का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उन्हें निम्न समझा जाएगा, तो निश्चित तौर पर राज्य में अव्यवस्था रहेगी, उपद्रव की संभावना रहेगी। स्वतंत्रता और समानता के विरुद्ध। अरस्तु के द्वारा दासता संबंधी विचारों को जो समर्थन दिया गया है वह स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि समाज में सभी वर्ग बराबर हैं, उन्हें सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता व समानता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अरस्तु के द्वारा प्राकृतिक रूप से, नैतिक रूप से ये माना गया कि समाज दो वर्गों में विभाजित है, एक वर्ग स्वामी वर्ग, दूसरा दास वर्ग। लेकिन अरस्तु के जो ये विचार हैं वह स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांत के विपरीत हैं, क्योंकि वह सभी व्यक्तियों को ना तो स्वतंत्रता उपलब्ध कराते हैं, ना ही समानता। अगला, जातिगत अहंकार से पूर्ण। अरस्तु के जो विचार हैं वह दासता संबंधी जो विचार हैं निश्चित तौर पर जातिगत अहंकार को स्वीकार करते हैं, जातिगत अहंकार को लिए हुए हैं, क्योंकि अरस्तु ने सभी अधिकार, सभी व्यवस्थाएं स्वामी वर्ग को दी गई हैं।
अरस्तु का मानना है कि सभी अधिकार, सभी व्यवस्थाएं बुद्धिशाली व्यक्ति, बुद्धि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, विवेकशील व्यक्तियों को दी जानी चाहिए और दास वर्ग को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और युद्ध में पराजित व्यक्तियों को बंदियों बनाए गए व्यक्तियों को दास बनाया जाना चाहिए। ये जो विचार है निश्चित तौर पर जातिगत अहंकार से लिए हुए हैं। अगला, अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक सिद्धांत। अरस्तु के दासता संबंधी जो विचार हैं अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक। अरस्तु के संपूर्ण विचार वैज्ञानिकता, अनुभव और व्यवस्थाओं को लेकर लिए हुए हैं, लेकिन अरस्तु ने दासता संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए हैं वह निश्चित तौर पर अवैज्ञानिक विचार हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, उन्हें सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं व समानताएं मिलनी चाहिए, लेकिन अरस्तु के द्वारा दासता प्रथा का समर्थन किया गया है, समाज में दास प्रथा को उचित माना है। जबकि अव्यवहारिकता के तौर पर यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर अरस्तु के दासता संबंधी जो विचार हैं अव्यवहारिक नजर आते हैं, क्योंकि समाज में दो वर्ग होंगे, स्वामी वर्ग और दास वर्ग। स्वामी वर्ग वह वर्ग जो बुद्धिशाली हो, विवेकशील हो और दूसरा वर्ग शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हो। लेकिन इन गुणों के मापदंड का ना तो कोई आधार है, न कोई ऐसी वैधानिक व्यवस्था है जिनसे कि व्यक्ति में ये निश्चय किया जाए कि किस व्यक्ति के पास में कौन से गुण उपलब्ध हैं। विरोधाभास से पूर्ण। अरस्तु के जो विचार हैं निश्चित तौर पर विरोधाभास हैं, क्योंकि अरस्तु मानता है कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति बुद्धिशील व्यक्तियों से, स्वामी वर्ग से निरंतर संपर्क में रहें और संपर्क करके दास प्रथा से मुक्त हो सकते हैं। अरस्तु के ये जो विचार हैं कहीं ना कहीं विरोधाभास हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी दिखाई दी है। अरस्तु का मानना है कि यदि दास वर्ग स्वामी वर्ग से संपर्क में रहेगा तो वो अपने आप को दास प्रथा से मुक्त कर सकता है। यदि दास प्रथा से मुक्त करना इतना आसान हो, यदि दास प्रथा अपने गुणों का विकास स्वामी वर्ग से संपर्क में लेकर कर ले तो इस दास प्रथा की क्या आवश्यकता थी। तो अतः ये जो अरस्तु के जो विचार हैं वह विरोधाभासपूर्ण है, यह उपयुक्त दिखाई नहीं देते। अरस्तु के द्वारा दासता संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए गए वह तात्कालिक परिस्थिति और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर किए गए। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता का दर्जा दिया गया है और सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को विकसित और व्यवस्थित स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में समाज में सभी व्यक्तियों को पूर्ण अवसर प्राप्त हैं, वे अपना पूर्ण विकास कर सकें, उन्हें स्वतंत्रता व समानता के अधिकार प्राप्त हैं। समाज आज सभी व्यक्तियों को समानता व उचित महत्व देता है, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन अरस्तु के द्वारा जो दासता संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए निश्चित तौर पर उन विचारों में विरोधाभास और कई प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं। धन्यवाद।